तो एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है चेतन एजुकेशन यूट्यूब चैनल पर। आज हम देखने वाले हैं क्लास 11th के हिस्ट्री का जो पेपर होने वाला है 9 मई को, उसी के संदर्भ में हिस्ट्री पूरी बुक के चैप्टरों का हम रिवीजन करने वाले हैं वन शॉट में। तो है गाइस, हमारा पहला जो चैप्टर है वहाँ से शुरू करते हैं। लेखन कला और शहरी जीवन जो पहला चैप्टर हमारा रहने वाला है। ऊपर एक और चैप्टर से जो डिलीटेड है उनको हम नहीं करवाएंगे क्योंकि वो हमारे काम का नहीं है। आइए गाइस, देखते हैं हमारे इस चैप्टर को। पहला क्वेश्चन क्या है? पहला क्वेश्चन हमारा यह कह रहा है शहरी जीवन की शुरुआत कहाँ हुई थी। तो इसका सीधा ऑप्शन बिल्कुल राइट है, क्योंकि मेसोपोटामिया में शहरी जीवन लेखन कला की शुरुआत सर्वप्रथम हुई थी। मेसोपोटामिया किस भाषा का शब्द है? मेसोपोटामिया यूनानी भाषा का मेसोज और पोटेमोस से मिलकर बना है। मेसोज प्लस पोटेमोज, मेसोज और पोटेमोस से मिलकर बना है ये मेसोपोटामिया। आगे देखते हैं, मेसोपोटामिया शहरों के लिए परिवहन का सबसे सस्ता साधन कौन सा था? तो वहाँ पर भूमध्य सागर था, इसीलिए वो जलमार्ग सबसे सस्ता साधन पड़ता था उनके लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, सिकंदर ने बेबीलोन को कब जीता? इसका सही आंसर होगा 331 ईस्वी में ईसा पूर्व सिकंदर ने बेबीलोन पर विजय प्राप्त की थी। अगला सवाल है, लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? लोहे का प्रयोग सर्वप्रथम कब किया गया? तो उसका सही आंसर होगा अपना 1000 ईसा पूर्व में। ठीक है ना। अगला देखते हैं हम अपना, यहाँ पर आ जाते हैं आपके छोटे क्वेश्चन, मतलब दीर्घ उत्तरात्मक क्वेश्चन। तिलाक्षर लिपि का विकास कब हुआ? 2600 ईसा पूर्व। ध्यान रखना, कील वर्ण कीलों में परिवर्तित हो गए थे। अगला है, मेसोपोटामिया में लेखन कला की शुरुआत कब हुई? लेखन कला की अगर शुरुआत करें तो वो शुरुआत में ही हो गई थी मेसोपोटामिया 3200 ईसा पूर्व बात करें। ठीक है, 3200 ईसा पूर्व यहाँ पर लेखन कला की शुरुआत हो गई थी। अगला सवाल हमारा जो रहने वाला है वो है, स्टेल से आप क्या समझते हैं? स्टेल एक पत्थर था जिसके ऊपर, एक काला पत्थर था जिसके ऊपर लेख उत्कीर्णित किए जाते थे, उन्हें स्टेल कहा जाता था। एकल परिवार से क्या आशय है? जहाँ पर माता पिता और दो बच्चे रहते हैं उनको एकल परिवार कहते हैं। मेसोपोटामिया सभ्यता किसके लिए प्रसिद्ध थी? खगोल, गणित आदि के लिए वो प्रसिद्ध कहा जाती थी। अब इससे आगे देखें तो थोड़े बड़े क्वेश्चन हैं, उनके आंसर थोड़े बड़े 40 वर्डों में लिखने पड़ते हैं। मेसोपोटामिया की सभ्यता की जानकारी के ऐतिहासिक स्रोत क्या हैं? तो वहाँ पर मिली 5000 पट्टिकाएं जहाँ पर लेखन कला का पता चलता है वगैरह ऐसे। शहरी जीवन की दो विशेषताएं लिखिए। जहाँ पर शहरी जीवन वो ऐसी मतलब प्रक्रिया होती है जिसके अंदर व्यक्ति मतलब कृषि के अतिरिक्त अन्य गतिविधियां करता है और दूसरे लोगों पर निर्भर रहता है अपनी आवश्यकताएं पूरी करने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा है, मेसोपोटामिया सभ्यता के मंदिरों की कोई दो विशेषताएं बताइए। मंदिर घर के जैसे ही थे, परंतु घर मंदिरों ने बाद में बदल करके ऐतिहासिक। और एक विशेषता थी मेसोपोटामिया के अंदर, जो शहर मंदिर थे उनकी दीवारें कुछ हद तक कुछ दूरी छोड़ करके अंदर बाहर की ओर मुड़ी हुई थी। अगला सवाल है, मेसोपोटामिया सभ्यता में शहर कितने प्रकार के थे? 3 प्रकार के थे। पहला थे शाही शहर, दूसरे थे व्यापार के केंद्रों के रूप में विकसित शहर, और तीसरे थे मंदिरों के आसपास विकसित विकसित शहर। अगला सवाल देखते हैं जो थोड़े इनसे बड़े हैं, यानी कि 100 शब्दों में आंसर दे लिखना है आपको। मेसोपोटामिया की लेखन कला की प्रमुख वर्णाली की विशेषताएं लिखी। मेसोपोटामिया की जो लेखन कला थी उसके अंदर वर्ण को किलों के रूप में उत्कीर्णित किया जाता था, और इनके जो विधि थी उनके अंदर जो किलाक्षर विधि यूज की जाती थी। और एक और विशेषता थी वो थी इनके जो वर्ण थे वो बहुत जटिल होते थे, जिससे सभी लोग पढ़ लिख नहीं सकते थे। अगला हमारा जो सवाल चैप्टर शुरू होता है वो शुरू होता है हमारा 3 महाद्वीपों में फैला हुआ साम्राज्य। इस चैप्टर के हम देखते हैं क्वेश्चन आंसर। पहला है, रोम साम्राज्य को कितने चरणों में बांटा गया? उसका सही आंसर होगा 2, परवर्ती और पूर्ववर्ती काल। सॉलिडस क्या है? सोने का एक सिक्का था। ठीक है ना। अगला सवाल हम देखते हैं तीसरा हमारा, पेपायरस क्या है? एक पौधा, एक कपड़ा, एक औजार, एक जाति। एक पौधा था जो मिस्र में नील नदी के किनारे उगता था। ससानी वंश की स्थापित हुआ था। ससानी वंश जो है वो ईरान में स्थापित हुआ था। ठीक है ना, रोमन साम्राज्य के पास ईरान में। अरबों ने कारतेज को कब जीता? ये सवाल आपके अंदर आ जाएगा। तो 697 के अंदर जीता था। ठीक है। अगले सवाल है, 20 शब्दों में आपको आंसर देना है। प्रिंसिपेट क्या है?
प्रिंसिपेट 27 ईसा पूर्व ऑगस्टस द्वारा स्थापित राज्य को ऑगस्टस ने प्रिंसिपेट की संज्ञा दी थी। सेनेट क्या है? गणतंत्र काल में जिस संस्था द्वारा शासन किया जाता था उसे सेनेट कहते हैं, यानी कि 509 ईसा पूर्व से लगा करके 27 ईसा पूर्व तक। ड्रेसल 20 क्या है? स्पेन के एम्पोरा को ड्रेसल 20 कहा जाता था। एम्पोरा क्या है? एक तरल पदार्थों की लाना ले जाना करने वाली एक पदार्थ था, कंटेनर या मटका कह सकते हैं उसको एम्पोरा कहते थे। परवर्ती काल में रोमन साम्राज्य कितने वर्गों में विभक्त था? 5 वर्गों में विभक्त था। रोमन साम्राज्य की राजधर्म क्या था? ईसाई राजधर्म था इनका। रोमन साम्राज्य की राजनीतिक इतिहास में मुख्य भूमिका किन वर्गों की थी? तो वो थी अपनी सेनेट और अश्वारोही की। अगला सवाल देखते हैं हम। वर्ष वृत्तांत से आप क्या आशय है? वर्ष वृत्तांत किसी मानव मनुष्य द्वारा किसी वर्ष के अंत में उस वर्ष का पूरा विवरण लिखा जाता था, उसे वर्ष वृत्तांत कहा जाता है। बलात् भर्ती वाली सेना से क्या आशय है? यानी कि उसको बलपूर्वक जबरदस्ती सेना में भर्ती किया जाता था। गृह युद्ध से आप क्या समझते हैं? अपने ही देश में अपने ही देश में अस्त्र शस्त्रों से सत्ता प्राप्ति के लिए संघर्ष किया जाता था, उससे कहते हैं गृह युद्ध। अगला है सोने का नया सिक्का सॉलिडस कब वो किस किस शासक के द्वारा चलाया गया? कॉन्स्टेंटाइन द्वारा 312 ईस्वी में इसको संचालित किया गया था, कॉन्स्टेंटाइन द्वारा। अगला सवाल है हमारे रोमन साम्राज्य में श्रम प्रबंध की विशेषताएं लिखिए। इसके अंदर आपको पता हो तो जो प्लेनी थे, जो अलग अलग जो इतिहासकार थे, उन्होंने अलग अलग श्रम प्रबंधन किया। उन्होंने कहा था 10-10 का ग्रुप बना करके, और किन्होंने कहा था इनके ऊपर उनको प्रशिक्षण और उनके ऊपर निगरानी रख करके, ये उनके प्रबंध विशेषताएं थी। रोम की सेना की क्या विशेषता थी? वो एक व्यवसाय सेना थी, सबसे बड़ा निकाय सेना तक थी, और एक संगठन निकाय थी। ठीक है। अगला सवाल जो हमारा चैप्टर है इस्लाम का उदय, वो हमारे नहीं बैठने वाला एग्जाम के अंदर, तो हम इसको बिल्कुल जी नहीं करने वाले इस्लाम के उदय को। अगला चैप्टर देखते हैं हम अपना। इस्लाम के उदय के बाद जो चैप्टर आता है वो यायावर साम्राज्य, ये हमारे लिए मोस्ट इंपोर्टेंट है, यहाँ से सवाल बैठते हैं। चंगेज खान का जन्म कब हुआ? चंगेज खान का जन्म कब हुआ? 1162 ईस्वी में ओनोन नदी के किनारे हुआ था। चंगेज खान को मंगोलों का सार्वभौमिक शासक कब घोषित किया गया? 1206 में कुरिलताई के द्वारा। चीन में युवान राजवंश का अंत कब हुआ? इसका सही आंसर होगा 1365 ईस्वी में। अगला जो सही आंसर रहने वाला हमारा, भारत में मुगल साम्राज्य की नींव कब पड़ी? 1526 ईस्वी में। आगे है चंगेज खान द्वारा बुखारा पर विजय कब प्राप्त की गई? 1221 के अंदर। अगला सवाल जो हमारा रहने वाला है वो है चंगेज खान के बचपन का क्या नाम था? तेमुजिन था उनके बचपन का नाम, ये हमने ऊपर देख लिया है। मार्को पोलो का यात्रा वृत्तांत किस भाषा में उपलब्ध था? वो सीन, और जो हमारा ये मार्को पोलो कहाँ का था, जर्मनी का या इटली का, उन दोनों भाषा के अंदर इसका उत्तर नहीं था। अगला सवाल है पहला इल्खानी शासक कौन थे जिसने धर्म परिवर्तन कर इस्लाम ग्रहण किया था? इल्खानी शासक की बात करें, गजन खान थे। कुरिलताई से आप क्या समझते हैं? मंगोल सरदारों की एक सभा आयोजित होती, उसकी कुरिलताई कहते थे। तैमूर ने स्वयं को किन उपाधियों से विभूषित किया था? तैमूर ने अपने आप को मंगोल ना होने के बाद भी मंगोल कहने को और मंगोलों का शाही दामाद बना था। ठीक है। अगला सवाल, नोयान क्या है? नोयान एक मतलब नई सैनिक टुकड़िया जो चंगेज खान के चारों पुत्रों के अधीन काम करती थी। कुकुर कर क्या है? ये एक प्रकार का टैक्स था जो कि हमने हरकरा पद्धति के मतलब बदले में उनको लोगों द्वारा दिया जाता था। बाज नामक कर किसने वसूला जाता था? बाज नामक कर भी इसी के अंदर वसूला जाता था। बाज या पेजा खा जाता था। कुक्कुर कर का दूसरा नाम बाज है। हरकरा पद्धति में वसूल किया जाता था। मंगोलों के सैनिक प्रबंध की क्या विशेषताएं थी? मंगोलों ने दशमलव पद्धति से अपनी सेना का निर्माण किया था। विभिन्न कबीलों को अलग अलग जाति भेद से हटा करके एक साथ उनकी सेना का निर्माण किया था। मंगोलों की सामाजिक स्थिति पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। अगला सवाल हमारा चैप्टर है वो है 3 वर्ग। 3 वर्ग हम देखने वाले हैं। हमारा 3 वर्ग चैप्टर रहने वाला है। इसके अंदर क्या है? यूरोप का फ्रांसीसी समाज कितने वर्गों में विभाजित था? वो 3 वर्गों के अंदर विभाजित था। टैली क्या था? टैली एक प्रकार का कर था जो कि मतलब राजा द्वारा किसानों से लिया जाता था। एक प्रकार का कर था, एक प्रकार का औजार, सिक्का, और इसके अंदर कर है।
मैनर क्या है? मैनर जो मतलब राजा द्वारा जो लॉर्ड को दी जाने वाली जमीन थी उसको मैनर कहा जाता था। यहाँ पर इसके ऑप्शन दिए गए हमारे सामंतों का घर, किसानों का घर, दासों का घर, राजा का महल, सामंतों का घर। आर्थिक संस्था का आधार क्या था? आर्थिक संस्था का आधार श्रेणी, गिल्ड, संस्था, किसान। इसका सीधा सीधा आंसर होगा आर्थिक संस्था का आधार माने तो वो था किसान। ठीक है। वास्को डी गामा भारत कब आया? 1497 में वो भारत आया था। ठीक है। सॉरी गाइस, 1497 नहीं होगा, इसका आंसर 1498 में होगा। अगला सवाल हमारे देखते हैं। वो यहाँ पर है, नाइट से आप क्या समझते हैं? नाइट एक योद्धा वर्ग था। दो प्रसिद्ध मठों के नाम लिखिए। सेंट बेनेडिक्ट और कॉलोनी, दो प्रसिद्ध मठ हैं। सामंतवाद पर सर्वप्रथम कार्य करने वाले विद्वान कौन थे? वो थे अपने सॉलमैन। ठीक है। कौन थे? नहीं, विद्वान की बात करें, मार्क ब्लॉक थे वहाँ पर। ठीक है। सॉलमैन के समय मार्क ब्लॉक ने काम किया था। श्रेणी क्या थी? ये एक प्रकार की संस्था थी जो कि किसी व्यापार या से उद्योग या शिल्प से जुड़ी हुई थी, जो उसके अंदर निगरानी रखती थी इस पे बिक्री गुणवत्ता और जो भी आश्चर्य होते हैं ना उसके ऊपर ये ध्यान रखती थी श्रेणी। काश्तकार कितने प्रकार के होते थे? दो प्रकार के, एक गुलाम और एक स्वतंत्र। ठीक है। अगला जो हमारा सवाल बैठने वाला है वो रहने वाला है, करसीदास से आप क्या समझते हैं? जो लॉर्ड के घर पे रह करके उसके दास की तरह काम करता उन्हें करसीदास कहते थे। सामंतवाद से आप क्या समझते हैं? सामंतवाद मध्यकालीन यूरोप में सामाजिक, आर्थिक, विधिक एवं राजनीतिक मतलब जैसे शब्दों का वर्णन किया जाता था उसे सामंतवाद कहते थे। ये जर्मनी के फ्यूड से निकला है और इसका अर्थ होता है जमीन का टुकड़ा। समअधिशेष से आप क्या समझते हैं? समअधिशेष जो किसान थे वो लॉर्ड के घर पे जाकर के काम करते थे और जो भी पैसे प्राप्त होते थे वो पैसे किसान खुद ना रख करके लॉर्ड को देते थे। इसे श्रम अधिशेष कहते थे। भिक्षुओं की कोई दो विशेषताएं लिखिए। भिक्षु अलग मतलब चर्च या मठों में ना रह करके अलग अलग रहते थे और अपना जीवन एकांत में बिताते थे। अभिजात वर्ग की कोई दो विशेषता लिखी। ये बहुत शक्तिशाली वर्ग था। इनके पास खुद का न्यायालय था, खुद की भूमि थी और अपने किसानों को अपने अंडर में रखता था। अगला सवाल है, पादरियों और बिशपों की कोई विशेषता है? पादरी जो थे वो सरसों में ज़्यादा रहते थे और इनका जो कमाई या मजदूरी जो इसकी जो कमाई होती थी वो लोगों द्वारा होती थी, लोग इनको कर देते थे और इनके अलावा मतलब पुण्य के लिए भी पैसे दिए जाते थे। सरसों उनके लिए इनकी मजदूरी होती थी। अगला सवाल है, बदलती हुई सांस्कृतिक परंपराएं। ये हमारा चैप्टर रहने वाला है। अगला सवाल चैप्टर है बदलती हुई सांस्कृतिक। इनमें है पुनर्जागरण के लिए प्रयुक्त शब्द रेनेसां किस भाषा का शब्द है? तो वो हमारी लेने वाली है लैटिन भाषा का शब्द है। ठीक है। कोलंबस अमेरिका कब पहुंचा? तो इसका सही आंसर होगा 1492 में। अगला हमारा सवाल है, 15वीं शताब्दी के मध्य में जर्मनी के किस व्यक्ति ने छापे खाने का आविष्कार किया? तो वो थे हमारे जोहानेस गुटेनबर्ग, जिन्होंने 1455 में इसका आविष्कार किया था, या 50 लिख सकते हो आप। ठीक है। इनका आविष्कार किया था। लास्ट जजमेंट नामक चित्र रचना किसने की थी? लास्ट जजमेंट की बात करें तो वो थे हमारे माइकल एंजेलो। और अगले हैं, मानवतावाद का जनक कौन है? मानवतावाद का जनक जो कहलाया जाता वो प्लूटार्क कहलाया जाता था। अगला है, लियोपोल्ड दा विंची ने के द्वारा बनाए गए दो चित्रों के नाम लिखिए। लियोपोल्ड दा विंची द्वारा बनाए गए, एक तो है द लास्ट सैप्टर और एक है मोनालिसा। कैंटरबरी टेल्स के रचयिता कौन है? कैंटरबरी टेल्स के रचयिता चौसर हैं। ध्यान रखना गाइस, यहाँ पर चौसर है। ये सवाल आपके बैठेंगे ही बैठेंगे एग्जाम के अंदर 100%। पेट्रो को रोम के राजकवि की उपाधि से कब सम्मानित किया गया था? ये किया गया था आपके 15वीं शताब्दी के पास। ठीक है। द प्रिंस ग्रंथ की रचना किसने की थी? तो वो थी अपने निकोलस मैकियावेली ने। ठीक है। फ्लोरेंस के दो प्रसिद्ध व्यक्तियों के नाम लिखिए। फ्लोरेंस के अगर प्रसिद्ध व्यक्तियों की बात करें तो वो थे दांते और जूटो। ठीक है ना। यूरोप में सर्वप्रथम पुनर्जागरण कहाँ प्रारंभ हुआ था? यूरोप में सर्वप्रथम पुनर्जागरण इटली में प्रारंभ हुआ था। जर्मनी में किसान विद्रोह कब हुआ? जर्मनी में 1368 में किसान विद्रोह हुआ था। अगला है, पुनर्जागरण से आप क्या आशय हैं? पुनर्जागरण यानी कि जो वहाँ की जो संस्कृति थी, रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य, उनको वापस धारण करके उसको नया रूप दिया गया था, उसे कहते हैं पुनर्जागरण।
मानवतावाद से आप क्या समझ आशय हैं? मानवतावाद से जो पेट्रोक ने कहा था उसने बोला था आप इतिहास पढ़ो परंतु आगे विकास भी करो। इसके बावजूद आप इतिहास के साथ साथ आपको ना रोमन साम्राज्य और ईरानी साम्राज्य इन सभी की आपको जो संस्कृति थी उनको सीखने की बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उससे ही मानवतावाद का नाम दिया था। अब निबंध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है आपको। इटली की वास्तुकला और इस्लामी वास्तुकला पर टिप्पणी लिखनी है, ये आप कर सकते हैं। अगला हमारा सवाल जो चैप्टर है वो है संस्कृतियों का टकराव, जो हमारे सिलेबस में है नहीं तो इसको हम नहीं करने वाले। अगला हमारा देखते हैं औद्योगिक क्रांति भी नहीं है हमारे इस चैप्टर मतलब कोर्स में। मूल निवासियों का विस्थापन हमारा चैप्टर आ जाता है, ये हमारे एग्जाम में अंदर बैठेंगे और ये बहुत ज़्यादा नंबरों का वेटेज है, इसका 25 नंबरों का ये चैप्टर बैठने वाला है। ब्रिटिश लोगों ने वर्जीनिया उपनिवेश की खोज कब की? 1607 ईस्वी में की थी, ठीक है ना। ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार कब मिला? ऑस्ट्रेलियाई बस्तियों को स्वशासन का अधिकार की अगर बात करें तो वो हमारे मिल गया था हमारे पर 1852 ईस्वी में। अगला सवाल हमारा रहने वाला है कैनबरा को ऑस्ट्रेलिया की राजधानी कब बनाया गया? 1911 के अंदर राजधानी बनाया गया था। अगला सवाल है क्यूबेक एक्ट कब पारित किया गया? 1772 के अंदर पारित किया गया। कनाडा में संवैधानिक एक्ट कब लागू किया गया था? कनाडा की बात करें संवैधानिक एक्ट कब लागू किया गया? 1791 में किया गया था। ब्रिटेन में संयुक्त राज्य अमेरिका को एक स्वतंत्र देश के रूप में मान्यता कब दी गई? वो दी गई थी हमारे यहाँ पर 1785 ईस्वी में। 1785 और 80 के मध्य दी गई थी, ठीक है ना। अगला हमारा सवाल रहने वाला वो है कनाडा महासंघ का निर्माण कब हुआ? 1764 के अंदर हुआ था कनाडा महासंघ का निर्माण, ये ध्यान रखना आप। आगे अमेरिकी फ्रंटियर का अंत कब हुआ? 1892 में अंत हुआ था इसका, 1892। अगला है नेटिव से आप क्या समझते हैं? वहाँ के मूल निवासी जो थे अमेरिका के, उसको नेटिव कहा जाता था। कनाडा का महत्वपूर्ण उद्योग कौन सा था? तेल उद्योग, इस्पात उद्योग, ये सब महत्वपूर्ण उद्योग थे। ऑस्ट्रेलिया की कब वो किसने खोज की थी? ऑस्ट्रेलिया की जेम्स कुक ने खोज की थी, ठीक है ना। किसने खोज की थी? जेम्स कुक ने। और कब की थी? तो वो लगभग आपकी की थी 17वीं या 18वीं शताब्दी के अंदर। मूल निवासी से क्या आशय है? सुरगाई 17वीं या 18वीं नहीं, आपके आई थिंक 19वीं 18वीं शताब्दी के अंदर की थी। और मूल निवासी से आप क्या आशय है? मूल निवासी यानी कि जो हमारे थे कोलंबस थे, उन्होंने उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका और अरबिया सागर के लोग थे, उनको मूल निवासी का नाम दिया गया था, उनको रेड इंडियन कहा गया था। अमेरिका के मूल निवासियों के प्रति फ्रांसीसी दार्शनिक रूसों की क्या धारणा थी? वो कहते थे ये तो मतलब खराब है, इनको समझ नहीं है, ये मतलब समझते नहीं, आदिम उत्तम जंगली है, इन्होंने ये कहा था उन्होंने, रूसों ने। वैमपूम बेल्ट क्या है? वैमपूम बेल्ट एक रंगीन सीप को सील करके बेल्ट भी बनाया जाता था, जो दो कबीलों के बीच में सहयोग उत्पन्न करने के लिए या फिर भाईचारा उत्पन्न करने के लिए ये डिजाइन किया जाता था। अगला सवाल है हमारा एब ओरिजिन किसे कहा जाता? ऑस्ट्रेलिया के जो नेटिव पीपल थे उनको एब ओरिजिन कहा जाता था। सब्सिडी अर्थव्यवस्था से आप क्या समझते हैं? ये टैक्स लिया जाता था सब्सिडी से सरकार द्वारा, उससे सब्सिडी अर्थव्यवस्था कहते हैं। कॉलोनी उपनिवेश से आप क्या समझते हैं? यानी कि यूरोप वासियों द्वारा 18वीं शताब्दी के अंदर अमेरिका के अंदर जा करके बस गए और वहाँ पर अपनी बस्तियाँ स्थापित करके उन्हें ही कॉलोनी कहा जाता था। सेटलर या आबादवार शब्द किसके लिए प्रयुक्त होता है? विदेशियों के लिए, यूरोप वासियों के लिए, एशिया वाले के लिए यह उपयोग होता था। अगला सवाल है हमारा उपनिवेशों को राज्य या देश का दर्जा कैसे हासिल हुआ? उन्होंने लंबे समय तक संघर्ष किया, तब उपनिवेशों ने अपने आप को स्वतंत्र किया और अपने राज्य या देश का दर्जा प्राप्त किया। यूरोपीय लोगों की अन्य निवासियों के प्रति क्या धारणाएं थी? वो समझते थे इनको कुछ नहीं आता, ये जंगली है वगैरह, ये सब अमेरिका के वासियों के लिए धारणा उनके मन में थी। अगला सवाल है हमारा मूल निवासियों के परंपरा की विशेषता पर टिप्पणी लिखिए। उनका जो व्यवहार था वो बड़ा भाईचारे का व्यवहार था, गर्मजोशी व्यवहार था, और वो बड़े मतलब वो कभी चीज़ों को खरीदते नहीं थे, अपने आप को भेंट रूप ही प्राप्त करते थे। अगला सब हमारा जो है वो आधुनिकीकरण के रास्ते, ये चैप्टर हमारे है सिलेबस के अंदर और इसको भी पढ़ना है। लास्ट चैप्टर रहने वाला है हमारे इस बुक का, ठीक है। चैप्टर जो हमारा रहने वाला है चीन में साम्यवादी सरकार की स्थापना कब हुई थी? साम्यवादी सरकार की बात है तो 1949 के अंदर स्थापना हुई। आधुनिक चीन का संस्थापक किसे माना गया था?
सन यात्सेन को माना गया था। चीन कम्युनिस्ट पार्टी की स्थापना कब की गई थी? वो 1921 के अंदर की गई थी। अगला सवाल है, जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य कब बना? जापान संयुक्त राष्ट्र का सदस्य की बात करें तो वो हमारा बन गया था 1958 के अंदर। सीमा विवाद को लेकर चीन ने भारत पर आक्रमण कब किया था? सीमा विवाद को लेकर के चीन ने भारत पर 1962 के अंदर आक्रमण किया था। अगला हमारा सवाल है, एशिया में पहली बार ओलंपिक खेल कब व कहाँ आयोजित हुए थे? ये हमें पता नहीं। अगर यहाँ पर जापान पूछे तो 1864 की बात करने, ठीक है, एशिया में नहीं। सॉरी गाइस, यहाँ पर एशिया पूछा है तो जापान के अंदर 1864 के अंदर आयोजित हुए थे। और कहाँ पर हुए थे? वो हुए थे टोक्यो में। हिरोशिमा और नागासाकी पर अणु बम हमले कब वो किसके द्वारा किए गए? अमेरिका द्वारा जापान पे किए गए थे। जापान पर किए गए थे अमेरिका द्वारा, ठीक है। कब किए गए थे? तो जो द्वितीय विश्व युद्ध हुआ था उस समय किए गए थे, ठीक है। अगला सवाल है, प्रथम विश्व युद्ध कब से कब तक चला? 1914 से 1918 के बीच में प्रथम विश्व युद्ध चला था हमारा। जापान ने कोरिया को कब उपनिवेश बना दिया? तो एक इसके लिए ट्रिक जो है वो आप याद रखना, उस ट्रिक से आप आसानी से ये सवाल याद रखेंगे। सीता रुको, ये आपको याद रखना है। ये है 1894, 1894, ये 1895, ये 1905 और ये 1910। तो जापान ने कोरिया को 1910 के अंदर पराजित किए थे। ये आप ट्रिक याद रखना। आप किसी का भी चीन का पूछे, ताइवान का पूछे, रूस को पूछे तो आप आसानी से बता सकते हो। अगला सवाल हमारा रहने वाला है, अफीम युद्ध किन देशों के मध्य लड़ा गया था? अफीम युद्ध अमेरिका और यूरोप वासियों के बीच में ये लड़ा गया था। प्रथम अफीम युद्ध कब हुआ था? 1839 से लेकर के 1842 के बीच में हुआ था। चीन का प्रमुख जातीय समूह कौन सा था? हान था, हान। आपको याद रखना, ठीक है। प्रमुख पूछे तो इसका प्रमुख जाति समूह हान था। किसके नेतृत्व में 1911 में मानसू साम्राज्य को समाप्त कर दिया गया था? वो थे हमारे सन यात सेन के नेतृत्व में। जेसुइट मिशनरी ने चीन में किन विद्याओं को पहुंचाया था? जेसुइट मिशनरी जो थे हमारे हमारे यहाँ पर मैथ्यू रिकी आया था यहाँ पर चीन के अंदर। और अगला पूछे तो आधुनिक चीन की शुरुआत कब से मानी जाती है? तो आधुनिक चीन की शुरुआत 1912 से मानी जाती, नहीं सॉरी गाइस, 1911 में इनके मानी जाती है, जो सन यात सेन ने स्थापित की थी, गणतंत्र स्थापित कर दिया था। फिर अगला सवाल हमारा जो रहने वाला वो है, चीन की प्रमुख नदियों के नाम लिखिए। चीन के अंदर 3 नदियाँ बहती थी, पीली नदी, पर्ल नदी और यांगत्से नदी, ठीक है। जापान के 4 बड़े द्वीपों के नाम लिखिए। होशु, क्योशु, शिकोकू, ओकिनावा, ये इनके 4 बड़े द्वीप थे। मेजी पुनर्स्थापना से आप क्या समझते हैं? मेजी सरकार की पुनर्स्थापना हुई और शोगुनों को वहां से हटा दिया गया था 1868 के अंदर, ठीक है। अगला सवाल है, मेजियों की पुनर्स्थापना के कोई दो कारण बताइए। पहली बात तो वहां पर एक 1853 के अंदर अमेरिका का आया था, जो उसका क्या कॉमोडोर मैथ्यू पेरी आया था समझौते के लिए। और समझौता करने के बाद देश के अंदर बहुत ज़्यादा अशांति फैल गई थी, इसी वजह से मेजियों की पुनर्स्थापना की गई थी। दूसरा कारण था कि जो शोगुन थे वो इतने अच्छे से कार्य नहीं कर पाते थे जितना असम मेजी करवाते थे। प्रथम अफीम युद्ध की कोई दो परिणाम लिखिए। इसके अंदर आप देख के लिख देना, ये आपकी किताब के अंदर है। अगला सवाल है हमारा, सन यात सेन द्वारा प्रतिपादित 3 सिद्धांत कौन से थे? सन मिनसुई, गणतंत्र, समाजवाद और राष्ट्रवाद। कन्फ्यूशियसवाद से आप क्या समझते हैं? कन्फ्यूशियसवाद एक चाइना के अंदर थी, एक मतलब प्रकार की परंपरा थी, इसको आगे बढ़ा के उन्होंने धारण किया था चाइना वालों ने। गणतांत्रिक क्रांति के बाद चीन में किन दलों का उदय हुआ था? पहला हुआ था पीपुल्स नेशनल पार्टी, और उसके बाद एक हुआ था कुओमिंतांग पार्टी के वगैरह नई नई पार्टियां बनाई गई थी। चियांग काई शेक द्वारा कैसे कार्य किए गए कार्य देखिए। चियांग काई शेक ने क्या कहता था, लड़कियों और औरतों की जो आज़ादी थी उसमें प्रतिबंध लगा दिया था। और जो मतलब भूमि का नियमन, वितरण और पूंजी का नियमन किया जाना था वो नहीं कर पाया। इसी वजह से कुओमिंतांग पार्टी
खराब हो गई थी इसको मतलब चियांग काय शेक की वजह से। कुओमिंतांग की असफलता के कारण ही यही है, आप स्वयं लिख देना। अगला सवाल यहाँ पर है, मेजी शासन के अंतर्गत जापान में अर्थव्यवस्था का आधुनिकीकरण किस प्रकार किया गया? मेजी सरकार ने क्या क्या पश्चिमीकरण धारण किया गया था, पश्चिम देशों की तरह ही अपना विकास करते गए थे, इसी वजह से आधुनिकीकरण उनके अंदर पुनः विस्थापित होने लगा। जापान में मेजियों द्वारा शिक्षण व्यवस्था में सुधार किया गया। बिल्कुल सही है, यहाँ पर शिक्षण व्यवस्था में वहाँ पर नए नए स्कूलें लगाए गए, टीचरों को शिक्षण प्रशिक्षण दिया गया, कैसे मतलब बच्चों को पढ़ाना चाहिए वगैरह, ऐसा करके नए नए विद्यालयों की स्थापना की गई थी। चीन पर जापानियों के हमले के क्या परिणाम निकले? चीन की जो अर्थव्यवस्था थी उसको पूर्ण तरीके से जापान ने खराब कर दिया था और चीन बौखला गया था पूरी तरीके से कि अब वापस पूर्ण खड़ा होना है तो कैसे होना है। ये थे तो दोस्तों, ये थे हमारा शॉर्ट एंड स्वीट रिवीजन। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। बाय बाय, टेक केयर, मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो के अंदर।